फिर 2004 अगले ही साल में चला गया पाकिस्तान, और वो भी वो दौरा कवर करने चला गया जिसमें 14 साल बाद भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी। तो मेरे पासपोर्ट पे पहला जो वीजा लगता है वो लगता है पाकिस्तान का, और मैं जो पहली कंट्री विजिट करने जाता हूं वो कंट्री पाकिस्तान है, जहां से इतना कुछ इमोशनल कनेक्ट होता है कि लगता है कि नहीं, ठीक ठाक काम है, यही करते हैं। इस वक्त जब ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान के नापाक इरादों की वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, तब शायद मैं पाकिस्तान की वकालत मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं वकालत कर रहा हूं वहां के आम लोगों की। मतलब जो आओ भगत वो कर सकते थे वो सारी आओ भगत की। फिर वो गानों पर आ गए, हिंदुस्तानी फिल्मों के वो गाने सुनाने लगे, कुछ गाने हम लोगों से सुनने लगे, और चलते चलते बड़ी मासूमियत से उन्होंने पूछा कि एक चीज बता दीजिए, अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी क्यों नहीं? एशियन कंट्रीज में जितनी भी जगहों पर क्रिकेट खेला जाता है हर जगह मैंने कवर किया है जाकर। जी, आप श्रीलंका चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, क्रिकेट का क्रेज आपको ऐसे ही मिलेगा। मतलब वो कहीं से भी एक इंच कम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो मैच जो था वो बड़ा सांकेतिक मैच था। वो शारजा के उस मैच की याद दिला रहा था जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को छक्का मार दिया, और वही जावेद मियांदाद 2004 के उस मैच में पाकिस्तान के कोच थे, और मोइन अली बैटिंग कर रहे हैं, वो लगातार पवेलियन से उनको इशारा कर रहे हैं कि पीछे स्कूप मार दो या कुछ उटपटांग शॉट खेल दो। ये प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, और इतने सारे इस किताब पर बातचीत हुई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा जो आप पूछ रहे हैं कि भाई ये ऐसे कितना पॉपुलर कैसे हो गया। प्रमोट करने के लिए, एक खेल के विस्तार के लिए जिस तरह का हीरोइज्म चाहिए होता है वो शायद क्रिकेट में था, और वो 83 में जब भारत ने कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीता, और वो भी वेस्ट इंडीज को हरा के जीता, तो वहां से चीजें जो है वो बेहतर होती। रॉबिन सिंह भी अगर आज के जमाने में आए होते, आप यकीन मानिए वो आईपीएल के सुपरस्टार्स में से होते। और इमरान खान सोते हैं और सोने में रोते हैं, और रोते रोते इतना रोते हैं कि उनका तकिया भीग जाता है। अमोल मजुमदार जब आए तो कहा गया कि तेंदुलकर इन वेटिंग, बेचारे वेटिंग करते रह गए, खेल ही नहीं पाए एक भी मैच भारत के लिए। बड़ी अपने आप में हिस्टोरिकल जर्नी है रवि शास्त्री की। आखिरी पायदान के बल्लेबाज से लेकर ओपनिंग तक कर लेना आसान नहीं होता, और वो काम उन्होंने किया है। भारत में कितने धर्म हैं? आप कहेंगे हिंदू हैं, मुसलमान होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, जैन बुद्ध भी कह देंगे। धर्म अलग अलग हैं, लेकिन तमाम धर्मों के अलावा भारत में एक और धर्म है जहां पर कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, और उस धर्म का नाम है क्रिकेट। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी, और दैनिक जागरण हिंदी हम के बातें किताबें सेगमेंट में आज मैं एक ऐसे ही किताब की बात करने वाला हूं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, और क्रिकेट में भी क्रिकेट के एक बहुत खास पहलू से उन बल्लेबाजों से जिनको हम सलामी बल्लेबाज कहते हैं, वो जो ओपनर्स कहलाते हैं, और किताब का नाम भी है ओपनर्स। राइटर हैं शिवेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि TV9 के साथ हैं, पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, जी के साथ थे, पहले स्टार न्यूज़ हुआ करता था उसके साथ थे, पत्रकारिता उन्होंने अमर उजाला के साथ की। तो आज इस किताब के माध्यम से हम भारत का एक धर्म जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, क्रिकेट, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। ये क्रिकेट में, चूंकि आपका शास्त्रीय संगीत में भी रुचि है, और हम लोग जब मैं बताऊं दर्शकों को कि ये थोड़ी देर पहले इसके बारे में ही हमारी टीम के एक सदस्य से अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। रागगिरी नाम की संस्था के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, तो शास्त्रीय संगीत आपकी रुचि है। क्रिकेट जो है ये प्रोफेशन ने बना दिया शौक, या क्रिकेट भी शौक था शुरू से? दोनों ही चीजें शौक थी नवीन जी। सच्चाई तो ये है कि लिखने पढ़ने का शौक था जी। इलाहाबाद से जब निकले थे जर्नलिज्म करके, तो ये दिमाग में था कि टीवी में नौकरी करनी है। ईमानदारी की बात ये थी कि टीवी पे दिखना है, मतलब हम दिखें टीवी पर, अपने आप को, अपने शहर को, अपने परिवार को रिप्रेजेंट करें। जी न्यूज ज्वाइन किया, वहां पर पहले आउटपुट टीम जो होती है, जो तमाम खबरों को किस तरह से पहुंचाना है जी, उसको तय करती है, उस टीम का हिस्सा रहे 2-3 साल। फिर 2003 वर्ल्ड कप जब होने वाला था, उस वक्त क्या हुआ कि एक अलग से डेस्क बनाई गई कि भाई ये डेस्क है जो वर्ल्ड कप देखेगी। और अगर आप देखें तो 2003 वर्ल्ड कप भारतीय टीवी जो इतिहास है उसमें बहुत बड़ा एक माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि जो आज आप धर्म कह रहे हैं, उस धर्म को बनाने में 2003 वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि चैनल्स उसी समय लगभग शुरू हो रहे थे। उसी समय प्राइवेट चैनल्स की जो नई पौध आई वो आई। फिर क्या हुआ कि क्रिकेट को उस तरह से कवर करना कि प्रीव्यू शो, रिव्यू शो, मिड शो, ये सब उसी समय शुरू हुआ, बल्कि एग्जैक्टली 2003 वर्ल्ड कप से ही शुरू हुआ। तभी आपने पहली बार चैनल्स में देखा कि एक्सपर्ट्स आने शुरू हुए। जैसे हमने जहीर अब्बास को बुलाया पाकिस्तान से, हमारे पास अजय जडेजा थे, जब मैं जी की बात कर रहा हूं, ऐसे ही दूसरे चैनल्स पे अलग अलग एक्सपर्ट थे।
तो 2003 वर्ल्ड कप में जब वो डेस्क बनाई गई, चूंकि हिंदी ठीक थी और मात्रा की गलतियां नहीं करते थे, उच्चारण ठीक था, तो ये हुआ कि तुम ये डेस्क पर कुछ दिन काम कर लो ताकि यहाँ की स्क्रिप्ट जो है वो ठीक ठाक निकल जाए और एक बार ये हो जाए फिर वापस आउटपुट में आ जाना। तो वो 1.5-2 महीने का वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा रहा। भारतीय टीम फाइनल तक गई, हालांकि अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हरा दिया ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक मार्जिन से, लेकिन वो जो रस था ना, वो रस लग गया क्रिकेट का। मतलब वो जो कभी सिर्फ मोहल्ले में खेलने तक सीमित रह जाता, लेकिन वहां जब 1.5-2 महीना काम किया स्पोर्ट्स डेस्क पे तो वो चस्का लगा। और अच्छी बात ये रही कि बॉसेस को काम अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी तरफ, मतलब मैं अपनी राय जाहिर करता इससे पहले ही मुझे ये ऑफर आ गया कि तुम स्पोर्ट्स डेस्क पर ही काम करो। फिर 2004 अगले ही साल में चला गया पाकिस्तान, और वो भी वो दौरा कवर करने चला गया जिसमें 14 साल बाद भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी। तो मेरे पासपोर्ट पे पहला जो वीजा लगता है वो लगता है पाकिस्तान का, और मैं जो पहली कंट्री विजिट करने जाता हूं वो कंट्री पाकिस्तान है, जहां से इतना कुछ इमोशनल कनेक्ट होता है कि लगता है कि नहीं ठीक ठाक काम है, यही करते हैं। तो फिर उसके बाद जो आपने पूरा सफर बताया, तो वो 2003 से लेके आज 2025 में बैठे हुए हैं, और फिर क्रिकेट ही, मतलब वो जैसे धर्म है तो हमारी भी नसों में वो क्रिकेट आ गया। और क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था। दिल्ली आने के बाद एक हमारे सीनियर थे जितेंद्र राम प्रकाश, वो उनके घर में कैसेट्स जो होते थे ऐसे रखे थे, नवीन जी आप समझिए कि क्या कोई उतना जतन से सोना संभाल के रखता होगा जितने जतन से वो कैसेट संभाल के रखते थे। और सुनने के संस्कार उन्होंने सिखाए हम लोग को। बहुत बड़े परिवार से आते हैं, प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, और वो हम लोगों को जसराज जी को सुनाते थे, पंडित भीमसेन जोशी को सुनाते थे, मल्लिकार्जुन मंसूर को सुनाते थे, बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने सुनाया। अपनी कार में बिठा के कामानी ले जाते थे और खुद कहते थे कि ये सुनो ये सुनो ये सुनो। तो वो वहां से संस्कार मिले, और फिर लगा कि कुछ समाज के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, इस आर्ट फॉर्म को अगर मैं इस देश के 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे से जोड़ पाऊं। सिखाना मेरा काम नहीं है, मेरा मकसद भी नहीं है कि हर बच्चा शास्त्रीय संगीत सीख ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर इस देश में मैं किसी से कहूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अलावा जरा 5-7 और बड़े कलाकारों के नाम बता दीजिए, या इस देश में 5 तबला वादकों के नाम बता दीजिए, या इस देश के 5 सितार वादकों के नाम बता दीजिए, तो लोग खड़े होकर बताएं। इस वजह से वो रागगिरी शुरू हुई थी। अच्छा, आपने इसमें पाकिस्तान का जिक्र किया कि पहला जो दौरा था पाकिस्तान का था जी। पाकिस्तान में जो इंटरव्यू हुआ उसका जिक्र किताब में है, तो मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन जो भी पाकिस्तान जाता है मैं उससे ये बात जरूर जानना चाहता हूँ, क्योंकि कभी मेरे मन में भी है पाकिस्तान जाऊं। क्योंकि मैं पत्रकार नहीं तो मैं वो ठप्पा फिलहाल लगवाना नहीं चाहता, मुझे यूके जाना होता है कई काम से। लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद अनुभव कैसा था? मतलब क्या वो भारत से, जो हम कहते हैं कि हम जैसा ही है, या वो चीजें जो कि उसको अलग करती हैं भारत के साथ? कुछ भी अलग नहीं करता नवीन जी। आपके सवाल के दोनों पहलुओं पर आते हैं जी। पहला तो आपने कहा कि आप पत्रकार नहीं हैं और यूके जाना होता है इसलिए पाकिस्तान का वीजा। पाकिस्तान के वीजा के बाद अगला टूर जो था वो इंग्लैंड का ही था मेरा। और जो पहला सवाल हुआ, चूंकि आपने बात छेड़ी है और आपके सब्सक्राइबर्स और इस प्रोग्राम के जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलना चाहिए। मैं पहुंचा साहब वहां, उसने पहला सवाल किया पाकिस्तान क्यों गए थे। एक मेरी किताब है ये जो है पाकिस्तान, मेरी जो पहली किताब जी, उसमें उस पूरी घटना का जिक्र है। मैंने बताया कि साहब मैं क्रिकेट पत्रकार हूं, ऐसे गया था। क्यों गए थे, किसके पैसे पर गए थे, कितने दिन रुके थे, जितने दिन रुके थे वहां किन किन शहरों में रुके थे, उन किन किन शहरों के किन किन होटलों में रुके थे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पहचान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है वो हम और आप सब जानते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ कहकर समय बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं। तो वो एहतियात तो बरतनी पड़ती है। अगर आपके पासपोर्ट, और मेरे पासपोर्ट पर तो अब अगर देखिए तो 4 बार पाकिस्तान का वीजा लगा हुआ है, मैं 4 बार जा चुका हूं वहां पे। तो इसलिए भी वो दिक्कत तो आती है, कई बार आती है। लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी देश का वीजा रिजेक्ट हुआ हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, जितनी भी जगहों पर मैं गया हूं। अब आ जाते हैं अलग होने पर। आप ऐसे समझिए कि जिस मुल्क में गालियां भी अलग नहीं है, वो मुल्क कैसे अलग होगा? जो गालियां हमारे यहां दी जाती हैं वही गालियां वहां दी जाती हैं। मैं वहां गया, पहले दिन जब उतरा तो बॉस ने हमारे कहा कि तुम ये समझ लो कि तुम जिस देश में गए हो वहां हर एक चीज एक स्टोरी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए तुम्हें अलग आंख, अलग नजरिया चाहिए। एवरीथिंग इज अ स्टोरी। और यकीन मानिए, मतलब इस वक्त जब ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान के नापाक इरादों की वजह से हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, तब शायद मैं पाकिस्तान की वकालत मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं वकालत कर रहा हूं वहां के आम लोगों की। पाकिस्तान को नवीन जी कभी भी समझिएगा 3 तरह से समझिएगा, 3 हिस्सों में बांट दीजिए उसको। एक हिस्सा वहां की फौज का है जिसके साथ जो हमारे संबंध है, जिसकी गलती उनकी है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, वो हमको उकसाते हैं, फिर हम उसके बाद कार्रवाई करते हैं।
दूसरा जो वर्ग है वहां के पॉलिटिशियंस का है, जिनका भगवान ही भरोसा है। मतलब वो उनके घर के वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान की राजनीति करते हैं, लेकिन उनके घर के लोग लंदन में रहते हैं या यूएई में रहते हैं, यानी दुबई में रहते हैं। जिस भी पॉलिटिशियन के पास पाकिस्तान में पैसा आ गया, वो समझ लीजिए पहला काम करता है अपने परिवार वालों को बाहर भेज देता है। अब तीसरा वर्ग जो है वो है आम आदमी का वर्ग, जिसको इससे मतलब ही नहीं है कि राजनीति क्या होती है, जिसको इससे मतलब ही नहीं है कि सेना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो बहुत सताया हुआ वर्ग है वहां का, और वो हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता है। आप किसी भी व्यक्ति से जो पाकिस्तान गया हो, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं ये बात, और आप बिल्कुल जिम्मेदारी से बात ये कह रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछ लीजिए कि उसका पाकिस्तान में अनुभव कैसा रहा आम लोगों को लेकर। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कारगिल, भूल जाइए पहलगाम में जो हुआ, वो आम आदमियों ने नहीं किया था। वहां के आम आदमी जो है वहां का, वो अवाम को इतना प्यार करता है हिंदुस्तानियों को, मतलब सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि आपसे पैसा नहीं लिया, आपके हाथ चूम लिए। मेरे तो एक सज्जन ऐसे थे जो अपने अपने पिता के लिए जूते लेकर आए थे और मुझे पहनाने बैठ गए, और मेरे से कम 20 साल बड़े थे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हुजूर इतना जुल्म मत कीजिए, हमारे यहाँ ये हमारे संस्कार नहीं है कि हमसे बड़ा हमको बिठा के जूते पहनाए। जैसे आप दुकानों पर जाते हैं और सेल्समैन आपको जूता पहनाता है, वैसे जूता पहना रहे थे। उनका जवाब पता है क्या था? उन्होंने कहा शिवेंद्र भाई बैठ जाइए, ये जूते मैं अपने अब्बा के लिए लेकर आया था और मैं आपको पहना रहा हूं, तो ये समझिए कि मैं उनको पहना रहा हूं। मेरी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि क्या हुआ, आपके अब्बा नहीं रहे या क्यों आखिर आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो जो उनके जो मेटाफर्स हैं, उनका सिर्फ ये पता चल जाना कि आप दिल्ली के आसपास के हैं, वो पागल हो जाएंगे आपके लिए। मतलब एक चीज है, आप अरबपति आदमी हैं और आपसे मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, आपने कहा कि नहीं छोड़िए जी कोई बात नहीं, आप हिंदुस्तान से हैं, आपसे 1000 रुपए क्या ही लेने। लेकिन ऑटो वाला जो बेचारा बमुश्किल अपनी रोजी रोटी कमाता है डेली काम करके, वो आपसे कह रहा है कि शाहरुख खान की कसम, दिलीप कुमार की कसम, हम पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आप पेशावर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आपसे पैसे नहीं लेंगे। पूरी की पूरी जो उनकी टैक्सी है, जो टेम्पो है, जो ट्रक है, वो इंडियन स्टार से की तस्वीरों से सजा हुआ है। तो दिक्कत यही है कि हम, और फिर इसका दोष हमको नहीं है, इसका दोष पाकिस्तान को है। अगर आज ये जो हेट्रेड है, आज जो ये सब कुछ हो रहा है, इसका जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पर जाती है। लेकिन वहां का आम आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, आप पूछ के देखिए कोई एक आदमी जो पाकिस्तान गया और कह दे कि नहीं मुझे वहां के लोग पसंद नहीं है, वो जान दे देंगे आपके लिए, वो वाली उनकी वो होती है। मैं हॉकी कवर करने गया, क्रिकेट पर बात कर रहे थे, याद आ गई एक बात। और स्टेडियम में क्या हुआ कि जो केटरर थे, उन्होंने जो खाना सर्व किया था उसमें 80% चीजें नॉनवेज थी और 20% वेज थी। पाकिस्तान का नॉनवेज खाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ नॉनवेज नहीं होता, उसमें तेल बहुत होता है, मसाला बहुत होता है। इंडियन जो जर्नलिस्ट गए थे, पहली बात उसमें बहुत मेजॉरिटी थी जो वेजिटेरियन थे। तो पहले दिन हम लोगों ने कहा कि साहब, किसी एक प्रेस वाले को पकड़ा वहां के, उनसे कहा कि भाई हमें मिला दीजिए जो ये खाना ला रहे हैं, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं खाना खाने के लिए। 2004 की बात बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने कहा मैं केटरर को बुला देता हूं। उन्होंने केटरर को बुला दिया। केटरर ने कहा जी बताएं। हमने बताया कि साहब ये दिक्कत है, हम लोग तो पहली बात तो ज्यादातर वेजिटेरियन है, और जो नॉन वेजिटेरियन है भी, वो भी इतना मसाला तेल नहीं खाते। यकीन मानिए नवीन जी, अगले दिन वो जो 80-20 था, वो था 80-20 ही, लेकिन बदल चुका था। 80% चीजें वहां वेजिटेरियन थी, 20% नॉनवेज थी, और बड़ी माइल्ड नॉनवेज थी। और उसके बाद वो सज्जन जिनकी केटरिंग थी, उन्होंने हम लोगों से कहा कि एक आपसे हुजूर दरखास्त थी, वह बताइए। बोले मैं ये चाहता हूं कि जब ये सीरीज खत्म हो जाए हॉकी की, तो आप लोग एक दिन सब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट आए हैं, हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहां पर आइए। लाहौर की बात है। वहां पहुंचे, उस दिन उन्होंने अपने होटल में मतलब उसको बंद कर दिया एक तरीके से। किससे, और कितने मुश्किल से 15 लोग, और उस रेस्टोरेंट में बैठने की जगह कम से कम 60 लोगों की उन्होंने बुक कर दिया पूरा। ठीक है, मतलब जो आओ भगत वो कर सकते थे, वो सारी आओ भगत की। फिर वो गानों पर आ गए, हिंदुस्तानी फिल्मों के वो गाने सुनाने लगे, कुछ गाने हम लोगों से सुनने लगे। और चलते चलते बड़ी मासूमियत से उन्होंने पूछा कि एक चीज बता दीजिए, अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी क्यों नहीं की? तो अब आप सोच लीजिए। ठीक है, तो आम आदमी वहां का बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन फिर वही वाली बात कि वहां की जो फौज है, या वहां के जो नेता हैं, वहां के जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं, वो इसी लायक हैं जो उनके साथ किया जा रहा है। तो वहां भी क्रिकेट को लेकर ऐसा ही जुनून है जैसा हमारे देश में है? बिल्कुल, और सिर्फ वहां नहीं, एशियन कंट्रीज में जितनी भी जगहों पर क्रिकेट खेला जाता है, हर जगह मैंने कवर किया है जाकर जी। आप श्रीलंका चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप पाकिस्तान चले जाइए, क्रिकेट का क्रेज आपको ऐसे ही मिलेगा।
मतलब वो कहीं से भी एक इंच कम नहीं मिलेगा आपको। और लाहौर में तो बड़ा खूबसूरत, मतलब अब तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर तो कई बार उनकी दुर्दशा पर लगता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने, वरना पहले जैसे हम एक त्रिकोण होता है उस त्रिकोण की तरह से लाहौर में स्टेडियम था, मतलब गद्दाफी स्टेडियम, उसके ठीक सामने हॉकी का स्टेडियम और उसके ठीक उधर तीसरी तरफ जो है फुटबॉल का स्टेडियम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बड़ा अच्छा सब कुछ था। लेकिन हाँ, ये मैं बता रहा हूं 2004, 5, 6 की बात, जब उसके बाद श्रीलंका की टीम पर अटैक होता है पाकिस्तान में, और अटैक भी ऐसी जगह पर होता है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है लाहौर की, कलमा चौक के इलाके में। तो उसके बाद जो स्थितियां बदलती हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि आप किसी की असमय मौत, अनटाइमली डेथ जिसको हम कहते हैं ना, वो क्रिकेट के मैदान वहां पर 8 में हुआ था अटैक, जहां तक मुझे याद है 8 या 9 में हुआ था। तब से लेकर 10 साल तो वहां क्रिकेट हुई ही नहीं ना, तो वो कोई टीम नहीं गई। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट बर्बाद हुआ। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आप समझ लीजिए कि मतलब मेरे पास इतनी कहानियां हैं नवीन जी कि 24 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपको, तब पीसीबी, और तब भी मेरे पास कुछ रह ही जाएगा। मतलब जैसे वो होता है ना कि केले का छिलका सामने दिखा तो आप कहें कि अब तो छिलका दिख गया है, मुझे इस पे फिसलना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। तो बड़ा बड़ा क्रिकेट क्रेजी नेशन है और बड़ी अच्छी टीम थी उनकी भाई। आप सोच कर देखिए, शुरुआत करिए अगर हनीफ मोहम्मद से, जिनका जिक्र भी है इस किताब में, आप मुश्ताक, उनकी पूरी फैमिली देख लीजिए आप, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, फिर आप उधर चले जाइए सरफराज नवाज, इमरान खान, और पहले चले जाइए तो आपको इतने ग्रेट्स मिलेंगे ना उस देश में, जहीर अब्बास, ठीक है। तो ये सारे वो नाम है, जावेद मियादाद, मतलब आज गलत वजहों से जाने जाते हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग उस पर बात करिए, क्या खिलाड़ी थे जावेद मियादाद। तो आपके पास बहुत अच्छी टीम थी पाकिस्तान की, बड़ा अच्छा मुकाबला भी होता था। लेकिन हाँ, फिर इस पर कभी बात करेंगे कि कैसे 2004 की उस सीरीज के पहले इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले और 2004 की उस सीरीज का वो कराची का वनडे पहला ही मैच, जहां आखिरी ओवर में आशीष नेहरा 10 रन डिफेंड करते हैं, और उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप उठा के देख लीजिए क्रिकेट हिस्ट्री, उठा के क्रिकेट डेटा निकाल लीजिए, उस एक मैच ने कैसे इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के पूरे आंकड़ों को बदल के रख दिया, आपके सामने आ जाएगा। 2004 के उस मैच से पहले जितना भी क्रिकेट खेला गया था, पाकिस्तान ज्यादा जीतता था, भारत कम जीता है, चाहे टेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे वनडे की बात कर लीजिए। और 2004 के उसी मैच के ठीक बाद की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, भारत ज्यादा मैच जीता है, चाहे वो टेस्ट की बात कर लीजिए, चाहे वो वनडे की बात कर लीजिए, क्योंकि वो मैच जो था वो बड़ा सांकेतिक मैच था। वो शारजा के उस मैच की याद दिला रहा था जब जावेद मियादाद ने चेतन शर्मा को छक्का मार दिया, और वही जावेद मियादाद 2004 के उस मैच में पाकिस्तान के कोच थे, और मोइन अली बैटिंग कर रहे हैं, वो लगातार पवेलियन से उनको इशारा कर रहे हैं कि पीछे स्कूप मार दो या कुछ उटपटांग शॉट खेल दो। लेकिन वहां वो जो 10 रन डिफेंड होते हैं ना, वो भारतीय क्रिकेट में कह सकते हैं कि आत्मविश्वास लाने वाली जीत थी। उस जीत के बाद में भारतीय टीम पाकिस्तान को कुछ समझती है नहीं, सच्चाई यही है। अच्छा, ये जो इतना क्रिकेट को लेके हमारे देश में जुनून है, भारत में ये क्रिकेट आया कहाँ से, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप में जो क्रिकेट है ये, क्योंकि शुरुआत जब मैं किताब को पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं क्रिकेट हमने देखा, इतिहास में तो मैं कभी नहीं गया, आपकी किताब पढ़ते हुए गया, तो इंग्लैंड का मूल रूप से ये खेल रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया इसमें दूसरा था। तो भारत में ये खेल कहाँ से आया, मतलब भारत का इंग्लैंड का जो रिश्ता भी था, क्योंकि एक जगह पे आपने इनका महाराज विजयानंद की भी बात की, जो आज़ादी से पहले जो कुछ मैच हुए हैं, तो मैं दोनों चीज़ें समझना चाहता हूँ, भारत में कैसे आया एक, दूसरा जब खेले भी तो हम तो अंग्रेजों के साथ ही खेल रहे थे, तो उनकी टीम में खेल रहे थे, या ये जैसा लगान मूवी में दिखाया गया था, ये उस तरह का रिश्ता था भारतीय क्रिकेटर्स का। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो कहाँ से आया, ये तो आपने बताया ही कि भाई अंग्रेज यहाँ थे, अंग्रेजों का शासन था, उनकी टीमें थी, हमारे पास जो अच्छे खिलाड़ी थे वो वहाँ उनके लिए खेला करते थे। बाद में फिर हमको जब टेस्ट स्टेटस मिल गया जो आईसीसी देता है, तो हमारी भी टीम बनी। हमारी टीम बनने के बाद वो शुरुआत में तो ऐसा ही था कि बस वो हारने के लिए जाया करती थी कि भाई चलो कोई एक टीम चाहिए जिसको कि हराना है, तो बुला लो, भारत को हरा देंगे। ये प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, और अब इतने सारे इस किताब पर बातचीत हुई, किसी ने मुझसे नहीं पूछा जो आप पूछ रहे हैं कि भाई ये ऐसे कितना पॉपुलर कैसे हो गया। अगर मैं कोशिश करूं इसको डिकोड करने की, तो शायद मुझे लगता है कि अपेक्षाकृत सस्ता खेल था, अपेक्षाकृत आसान खेल था, अपेक्षाकृत कोई बहुत ज्यादा जकड़न वाला खेल नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप फुटबॉल खेलेंगे, आपको प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए, फिर उसमें गोल पोस्ट होना चाहिए, फिर आपके पास एक फुटबॉल होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप हॉकी खेलेंगे, आपके पास हॉकी स्टिक होनी चाहिए। आप कोई और गेम, आप टेनिस खेलेंगे, जो दुनिया के बाकी देशों में
ज्यादा लोकप्रिय खेल है उनकी बात की जाए। आप टेनिस खेलेंगे तो आपको रैकेट चाहिए, फिर वो एक प्रॉपर कोर्ट ना सही लेकिन कुछ तो चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। क्रिकेट में कुछ नहीं होता था। आप अपना बचपन याद कीजिए, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपने भी वो जो जिस पैड पर लगाकर लिखते थे, हार्ड पैड जो होता था एग्जाम में, उसी को बल्ला बना के खेल लिया। हमने तो टिफिन को हाथ में पकड़ के भी प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेली है। स्टंप बनाने हैं तो 8 ईंट रख दीजिए, स्टंप तैयार है, आपने भी देखा होगा। अब पीछे क्रिकेट कीपर खड़ा हो गया क्रिकेट, और कोई नियम नहीं था। सबसे बड़ी बात कि 11 ही चाहिए, 5 लोग हैं, चलो 5 लोग क्रिकेट खेल लेते हैं। तो शायद इस खेल की लोकप्रियता की एक वजह यह भी थी कि बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ये पचनीय है, तो बड़ा पचनीय था, पचता था, और हिंदुस्तान को इसीलिए शायद पसंद भी आ गया। और फिर किसी भी खेल की लोकप्रियता के लिए जो आपको एक हुक चाहिए होता है, वो हुक आपको मिल गया बहुत शुरुआत में ही, जब आपको कपिल देव ने लाकर वर्ल्ड कप दे दिया 83 में, जब किसी ने नहीं सोचा था। तो वहां से आप इसको ऐसे भी समझिए, अगर इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश की जाए। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में मेडल जीतते हैं ओलंपिक में, अचानक आपको इस देश के छोटे छोटे शहरों में बॉक्सिंग की एकेडमी खुलती दिखती है। आपको पीवी सिंधु, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन में लाकर मेडल देती हैं ओलंपिक का। आप अपने घर की बच्चियों से पूछिए क्या बनना चाहती हो, वो कहती हैं साइना नेहवाल या पीवी सिंधु। लोग अपने बच्चों के नाम साइना के नाम पे रखते हैं या सानिया मिर्जा के नाम पे रखते हैं। तो वो शायद जो एक खेल को प्रमोट करने के लिए, एक खेल के विस्तार के लिए जिस तरह का हीरोइज्म चाहिए होता है, वो शायद क्रिकेट में था। और वो 83 में जब भारत ने कपिल देव की अगुवाई में वर्ल्ड कप जीता, और वो भी वेस्ट इंडीज को हरा के जीता, तो वहां से चीजें जो है वो बेहतर होती गई। और फिर उसके बाद तो बीसीसीआई को इसका क्रेडिट है कि उन्होंने इतना प्रोफेशनल तरीके से इसको चलाया कि उसके पास पैसा आ गया, पैसा इतना आ गया कि आज की तारीख में दुनिया का कोई भी बोर्ड अगर बीसीसीआई के सामने मतलब उसके सामने सर झुकाने के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। इतनी ज्यादा ताकत इस वक्त बीसीसीआई के पास है। अच्छा, 83 से पहले तक हमारी टीम जो है वो एक तरह से कमजोर ही टीम थी। 83 के वर्ल्ड कप में जब बस सुनील गावस्कर, तो मैं उस समय 3-4 साल का था, तो मेरे लिए तो हीरो थे वो। अब उसके बाद हम देखते हैं, जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि सेमीफाइनल में तो गावस्कर भी उतने नहीं चले जितना चलने चाहिए थे। रवि शास्त्री को जो है उनका चेंज हुआ। तो 83 के मैच में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं जो कि जिसकी वजह से लगता है कि वो पूरा मैच चेंज हुआ, और भारत जिससे किसी को अपेक्षा नहीं थी वर्ल्ड कप जीतेगा, वो जीता। मुझे लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कपिल देव की लीडरशिप मानता हूं। अब हिंदुस्तान की टीम में एक समय ऐसा भी था, मतलब ये सब मजाक में कहा जाता है लेकिन चूंकि ये प्रश्न गंभीर है, कई बार हम जब विदेश दौरों पर जाते थे, मान लेते हैं 15 सदस्यों की टीम गई और कप्तान ने उसमें आपका नाम लिख दिया, तो आप तो असल में खेलने गए ही नहीं थे, आप तो गए थे घूमने। तो आप जाकर कप्तान से कहते थे वाई मी, किसी और को ले लो ना, ठीक है। तो ऐसा भी होता था क्योंकि हारने ही जाते थे। प्लस क्या था कि आप वेस्ट इंडीज के उस दौर के गेंदबाजों को याद कीजिए, और उनका जो जुनून था, मतलब एक मैच है जिसमें अंशुमान गायकवाड़ से लेके ब्रिजेश पटेल से लेके इतने खिलाड़ियों को चोट लग गई थी कि टीम ने बल्लेबाजी करने उतर ही नहीं पाई दूसरी पारी में, ठीक है। तो वो जो जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग का जो एरा था, उसमें कौन चाहता है कि जाकर अपना मुंह तोड़वाए, जबड़ा तोड़वाए, तो इसलिए भी लोग नहीं खेलना चाहते थे। 83 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जो वो स्पार्क दिया ना कि हमने बना लिए हैं 183, उनको अभी बनाने हैं। और फाइनल में देखिए, अभी आपने देखा आईपीएल फाइनल क्या हुआ, 190 रन ही तो थे, 200, 250, 250, 270, 280 बन रहे हैं ना। फाइनल में 190 रन जो है 190 रन नहीं रह जाते हैं। फाइनल में 190 रन हमेशा, उसमें 25 रन 30 रन जोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बना चुका हूं, आपको बनाना है। तो कपिल देव की वो जो एक लाइन थी ना, मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप आप कोई भी उठाकर देखेंगे, सिर्फ भारत का ही नहीं, बहुत क्रूशियल रोल होता है कप्तान का, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। उसके शोल्डर्स कितने अप हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है, किस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान में तो जब वर्ल्ड कप जीता नवीन जी, पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी, और इमरान खान सोते हैं और सोने में रोते हैं, और रोते रोते इतना रोते हैं कि उनका तकिया भीग जाता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। और रोते क्यों हैं? क्योंकि वो संन्यास ले चुके होते हैं और सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं, और उससे पहले अपनी मां की याद में वो कैंसर के हॉस्पिटल के लिए पूरे देश भर से चंदा बटोर चुके होते हैं। और उनको लगता है कि अगर मैं हार गया तो वो जो ईंटें लगी हैं ना, वो लोग उखाड़ के ले जाएंगे। ये है क्रिकेट का क्रेज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में क्रिकेट के क्रेज पे, और उनको ये डर जब सताता है कि अगर हम गए, हार गए, यहां से खाली हाथ गए, तो वो जो हॉस्पिटल की दीवार बनना शुरू हुई है लोग तोड़ देंगे, क्योंकि पैसा तो चंदा तो लोगों ने दिया था ना। और उनके आंसू निकलना शुरू होते हैं। वहां से वो उठ के आते हैं और अगले दिन नाश्ते की टेबल पे जावेद मियादाद से कहते हैं, कम ऑन
वी आर गोइंग टू वन द वर्ल्ड कप। जावेद में आपको लगता है पागल हो गया है क्या? यहां बाहर होने की नौबत आई हुई है, जीतने की बात कर रहा है, लेकिन फिर जीतते हैं। तो वो चीज है। कपिल देव ने वहां पर जिस तरह से 183 रन बनाने के बाद आकर कहा कि हम बना चुके हैं, उनको बनाना है। आप फिल्म देखिए, फिल्म भी आ ही चुकी है। वो जो एक लाइन कई बार आपके जीवन को बिल्कुल अलग नजरिया दिखाती है, वो अलग नजरिया दिखाया पूरी टीम को, और उसके बाद फिर टीम लड़ी। उसके बाद टीम ने कहा कि नहीं, हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। सोच कर देखिए, मतलब 83 में किसी ने नहीं सोचा था ना, इंडिया ने भी नहीं सोचा। तो वो जो प्रेरणा थी, वो जो लीडरशिप स्किल थी कपिल देव की, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपना वो तरीके से मास्टर स्ट्रोक चला, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह थी जीत की। और इसीलिए शायद क्रिकेट आज जहां पर है, उसमें आप बाकी जितने भी ग्रेड्स आए उन सबको आप जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि गावस्कर के पहले ग्रेड्स नहीं थे, गावस्कर के पहले भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में रहे हैं, लेकिन एरा जो है, जो पहचान मिली वो वहां से मिली। और जब पहचान मिली, जब विस्तार हुआ, तो सबसे पहले जो सितारे नजर आए उसमें गावस्कर थे, उसमें कपिल देव थे, उसमें मोहिंदर अमरनाथ थे, उसमें सैयद किरमानी थे, तो वो सारे श्रीकांत थे। तो फिर वो वहां से बात फिर आगे बढ़ती चली गई, और फिर वो अब तो हम जानते ही क्रिकेट कहाँ है, जो आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा ही था कि धर्म है। जी। अच्छा, एक चोट लगने वाली बात आई थी, तो एक किस्सा मैंने इसमें बर्ट सूटक्लिफ का पढ़ा, जो चोट लगने की वजह से बड़े होनहार खिलाड़ी आगे नहीं खेल पाए। भारत के भी एक दो ऐसे कुछ खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया है, शायद पंकज रॉय, नारी कॉन्ट्रैक्टर का, जो 22 शतक उन्होंने लगाए। और मुझे अपने इसमें ध्यान है, टीनेज में या कॉलेज में था मैं, रॉबिन सिंह मुझे बड़े पसंद थे। रॉबिन सिंह का चोट लगना नहीं, लेकिन उनकी जो एंट्री हुई वो बहुत देर से हुई, तो अच्छा नहीं खेल पाए। तो क्रिकेट पे जो जितनी रिसर्च है, ऐसे कुछ भारत में या विदेश में आपको लगता है ऐसे कुछ क्रिकेटर्स जो समय से आते या चोटिल ना होते तो बहुत जबरदस्त होते? शायद अभी के जो हीरो हैं इनको धूमिल कर चुके, बहुत सारे नाम हैं नवीन जी, बहुत सारे नाम हैं। और रॉबिन सिंह का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, रॉबिन सिंह भी अगर आज के जमाने में आए होते, आप यकीन मानिए वो आईपीएल के सुपरस्टार्स में से होते। उनके लिए जो बोली लगने में लड़ाइयां होती हैं, आप हैरान रह जाते। क्यों? क्योंकि वो बड़े यूटिलिटी प्लेयर थे। आपको याद होगा, फील्डिंग बहुत अच्छी करते थे, बॉलिंग भी कर लेते थे, बैटिंग भी कर लेते थे। और आज क्रिकेट जो है वो बिल्कुल यही तो हो ही चुका है। अब किसी भी कप्तान को नहीं चाहिए प्रॉपर विकेट कीपर। आप बता दीजिए, कोई कप्तान कह दे कि मुझे बिल्कुल प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए, जो बिल्कुल बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता हो। अब सबको चाहिए विकेट कीपर बैट्समैन, उसका बैटिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्रिकेट भी जो है वो जरूरतों के हिसाब से बदला है। इसलिए रॉबिन सिंह वाला अगर मैटर देखा जाए, अगर वो अपने समय से 10 साल बाद क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद ज्यादा क्रिकेट खेलते। उस वक्त नहीं खेल पाए, क्योंकि उस वक्त बड़ा स्पेशलाइज किस्म का जॉब था। बॉलर है तो बॉलर है, बैटिंग है तो बैटिंग है। अब आपने कहा ऐसे खिलाड़ी जो बहुत कमाल कर सकते थे। भारतीय टीम के मैनेजर थे, एमवी श्रीधर नाम था, नहीं रहे बेचारे, बड़ा असमय डेथ हो गई उनकी। उनके 22 शतक है रणजी ट्रॉफी में, नहीं खेल ही नहीं पाए इंडिया। अमोल मजूमदार है मुंबई की टीम में, अभी इस वक्त हमारी महिला टीम के साथ है वो। अमोल मजूमदार जब आए तो कहा गया कि तेंदुलकर इन वेटिंग, बेचारे वेटिंग करते रह गए, खेल ही नहीं पाए एक भी मैच भारत के लिए। मिथुन मनहास यहां दिल्ली के हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं, रन बना बना के थक गए। हमारे शहर इलाहाबाद में, मतलब दो नाम जिनको वकार यूनुस को जब पता चला कि आशीष विस्टन जैदी ने इंडिया खेला नहीं है, तो ही वाज सरप्राइज्ड। मुझे याद है, एक बड़ी स्पोर्ट्स की मैगजीन है, उसकी कवर स्टोरी थी कि आई एम अमेज्ड दैट ही हैज नॉट गॉट द इंडियन कैप। क्योंकि आशीष भाई जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, और यूपी की रणजी ट्रॉफी टीम में आशीष विस्टन जैदी और उबैद कमाल का एक दौर था कि मतलब आप ये समझिए नवीन जी की विरोधी टीम जैसे डर। जैदी भाई का बड़ा लंबे बाल रखते थे, रिस्ट बैंड पहन के, कभी फोरहेड पे बैंड पहन के, और बड़ा शानदार रनअप बिल्कुल। और क्या गेंदबाजी थी दोनों लोगों की, उबैद कमाल और आशीष विस्टन जैदी की, लेकिन नहीं खेल पाए इंडिया। आप वहां चले जाइए, विदर्भ चले जाइए, टैगोर करके, विजय टैगोर करके एक बैट्समैन थे, कहते हैं कि वो श्रीकांत से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे। मतलब क्या श्रीकांत का हम लोगों ने वो अंदाज देखा है जब वो नाक थोड़ा सा करके और अजीब से स्टांस के साथ चौके छक्के लगाते थे। कहते हैं विजय टैगोर उनसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे, नहीं खेल पाए इंडिया। तो ये इस खेल का दुर्भाग्य कहें, इस खेल को देखने वालों का दुर्भाग्य कहें, हमारे आपके जैसे क्रिकेट फैंस का दुर्भाग्य कहें कि वो खिलाड़ी, और ये लिस्ट अंतहीन है। मतलब ये अपने आप में, एक बार हमने किसी चैनल को ये प्रपोजल दिया, हमने कहा एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम का नाम रखेंगे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और उस प्रोग्राम का नायक वो क्रिकेटर होगा जो इंडिया नहीं खेल पाया, लेकिन उसके बारे में बात करने वाले सारे क्रिकेटर जो होंगे वो होंगे जो इंडिया खेले, और वो बताएंगे कि वो कितना अच्छा खेलता था। तो शायद जो हम मतलब जिन्हें जानना चाहिए,
अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं जानते, तो लोग उनको जान पाएंगे। लेकिन होता यही है कि जो बिकता है वाला मामला है, तो उनको नहीं समझ में आया कि शायद ये उनको लगा कि नहीं ये ऐसी चीज नहीं है, तो नहीं हो पाया। वरना ऐसे तमाम स्टार्स को मेरी इच्छा थी कि मैं लोगों के पास लेकर जाऊं, लोगों के सामने लेकर जाऊं और उनको वो पहचान, उनकी ड्यू जो है वो दिलाऊं, क्योंकि बहुत कमाल कमाल के प्लेयर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं जो बेचारे इंडिया खेल ही नहीं पाए। जैसे एक नाम वीनू माकड़ का आपने लिया था, जैसे कई कई सारे किस्से मैं आपको बताऊं कि जब आप पढ़ेंगे ऐसे कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा जो संभवतः आपने न सुना हो, पर वो बहुत मजेदार है। लेकिन क्या सिस्टम का भी इशू है? 83 के बाद जो है फिर बीच में एक वैक्यूम आया, फिर हम हारने लगे थे बहुत ज्यादा। और मुझे बचपन में याद है, मैं शायद सेकंड थर्ड में था, तो एक किसी ने चुटकुला सुनाया, बाद में पता चला पाकिस्तान में भी चलता है, कि भारत मैच हार गया था तो गावस्कर जो है वो बुर्का पहन के मूवी देखने चले गए। तो जब वो मूवी देख रहे हैं तो बगल से किसी ने कहा कि और सुनील कैसे हो, तो कैसे पहचाना, तो दूसरी बुर्के वाली महिला ने कहा कि मैं कपिल देव हूँ। बाद में लोगों ने यही किस्से पाकिस्तान में भी सुनाए हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि बीच में जो है वो दौर शायद खराब गुजरा, फिर वो दौर वापस अब बेहतर होता दिखता है। तो क्या सिस्टम में भी इशू है? मैं चाहे नेशनल क्रिकेट में देखूं, चाहे मैं स्टेट में देखूं, हर जगह क्रिकेट एसोसिएशन को चुनाव को लेकर जो राजनीति होती है वो विधानसभा से ज़्यादा हो जाती है, और हमेशा किसी नेता का बेटा ही वहाँ होता है। राजस्थान में मैंने यही देखा, नेशनल में हम यही देख रहे हैं, तो हर जगह ये। तो क्या सिस्टम का भी कहीं रोल है क्रिकेट को पीछे करने में? असल में नवीन जी क्या है कि क्रिकेट इस देश में बहुत ताकतवर चीज है जी। आपके प्रोफाइल में, आपके विजिटिंग कार्ड पर अगर किसी भी कैपेसिटी में किसी भी राज्य की क्रिकेट से कुछ भी जुड़ा हुआ है जी, आप अगर ग्राउंड्समैन भी हैं किसी स्टेट के ग्राउंड के, बड़ी हैसियत है जी आपकी, बहुत ताकतवर चीज है क्रिकेट यहां पर। इसीलिए आप देखिए जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन उसको अगर संक्षेप में बात करना चाहा जाए, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी बीसीसीआई में हैं, ठीक है। वो जब मंच पर जाते हैं तो एक दूसरे की पार्टियों को कोसा करते हैं, लेकिन बीसीसीआई में आकर नहीं कोसते। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था के तौर पर डेवलप हुआ जिसने ये तय कर लिया डे वन पे, या शायद जैसे जैसे मैच्योर हुई, कि हम बाहर जितना लड़ना है लड़ेंगे, इस ताकतवर चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर सारी चीजें समझौते से हो जाती हैं, वहां पे सब कुछ बंद कमरे के भीतर फटाफट सारी चीजों को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। और बाकी परिवार के लोग हैं, वो जैसा है इस देश में सिस्टम उस तरह से चल रहा है कि हाँ भाई उनके पिताजी थे पहले, फिर अब वो हैं, फिर उसके बाद उनके आगे आने वाले लोग होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब होने के बाद भी, ये तो एक पहलू हो गया सिक्के का। दूसरा पहलू आप देखिए कि इतना प्रोफेशनल बोर्ड तो है ना कि दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड है। इतना प्रोफेशनल बोर्ड तो है ना कि उसको पैसे की किल्लत नहीं है। इतना प्रोफेशनल बोर्ड तो है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बीच मीटिंग में ये कहना पड़ता है कि अगर हिंदुस्तान चाह लेगा तो पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। आपको याद होगा अभी कोरोना आया, पूरी दुनिया रुक गई, क्रिकेट क्या चीज है। जब क्रिकेट का खेल शुरू होना हुआ कि भाई रिज्यूम करते हैं, बीसीसीआई ने कितनी मदद की। जिस जिस देश में जाकर उसने क्रिकेट खेली उस देश के बोर्ड बच गए, वरना बिकने की नौबत थी। क्यों? क्योंकि क्रिकेट का पैसा मिलता है होस्ट टीम को, जो होस्ट बोर्ड जो होस्ट कर रहा है। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड जाके 5 टेस्ट मैच की सीरीज अब खेलेगी तो इससे होने वाली कमाई इंडिया को नहीं मिलने वाली, वो ईसीबी के पास जाने वाली। तो अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाए रखा गया कि इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया कि मतलब सोचने समझने की शक्ति से परे है वो पैसा, तो उसके पीछे आपको उसका क्रेडिट भी देना होगा कि सब कुछ होने के बावजूद, तमाम सिस्टम में तमाम लूप होल्स होने के बावजूद एक खास पर्टिकुलर किस्म का प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमेशा रहा, और फिर उसका श्रेय आपको देना पड़ेगा जगमोहन डालमिया को। अच्छा, एक रवि शास्त्री का जो है किस्सा इसमें है, करियर में जो पहला शतक लगा, किस्सा मजेदार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किताब तो लोग पढ़े, लेकिन ये किस्सा आप जरूर सुनाए कि उनके पहले शतक का जो किस्सा था, उनके ओपनर बनने का किस्सा। वो पार्टी कर रहे थे वो लोग पाकिस्तान में, और टीम हार रही थी, उनके हाथ में चोट थी। अगर मेरे ख्याल से आप इसी किस्से का जी मैं इसी का कर रहा हूँ। उनके हाथ में चोट थी और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। और ये वही दौर है जब खिलाड़ियों को खूब चोटें लगा करती थी, और बिग एंड यंग की जोड़ी हुआ करती थी पाकिस्तान में। इमरान खान और सरफराज नवाज थे, बिग एंड यंग कहे जाते थे। बिग थे सरफराज नवाज, जो बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, और यंग जो है वो इमरान खान थे। तो कमरे में थोड़ा कुछ सुरूर बनाने का कार्यक्रम चल रहा था आराम से, तब तक दरवाजा नॉक हुआ। क्या फर्क पड़ता है कौन है, खोला, देखा सामने गावस्कर कप्तान थे।
तो गावस्कर ने पहले तो पूछा कि भाई ये ऐसा तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है जो पार्टी कर रहे हो जैसे हम लोग अपने घर के बच्चों से कहते हैं ना कि भाई टेस्ट में ऐसे कौन से नंबर ले आ दिए जो तो कह रहे हो कि चलिए आज जरा बाहर खाना खिलाए, ले चलिए जरा पिज्जा मंगा दीजिए। तो कुछ उसी अंदाज में उन्होंने चुटकी लेते हुए पूछा कि ऐसा किया क्या है जो तुम लोग की पार्टी चल रही है। खैर वो जस्टिफाई किया इन लोगों ने कि नहीं खेलना नहीं था और थोड़ी चोट थी और ये था और वो था। उन्होंने कहा कि अगला मैच तुम खेल लो और तुम्हें ओपनिंग करनी है। तो वो जो थोड़ा बहुत सुरूर बना था वो सुरूर तो उड़ ही गया, लेकिन फिर ये देखिए कि वहां से भारतीय क्रिकेट को एक बड़ा सितारा मिला जिसने फिर बाद में वो ओपनिंग की जिम्मेदारी को संभाला। बड़ी अपने आप में हिस्टोरिकल जर्नी है रवि शास्त्री की। आखिरी पायदान के बल्लेबाज से लेकर ओपनिंग तक कर लेना आसान नहीं होता और वो काम उन्होंने किया है। तो इसलिए भी मतलब इस किताब का जो विषय है उस पर अगर बात करें कि ओपनर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए, उसको अगर आप देखिए तो वो रवि शास्त्री का किस्सा हुआ या वीरेंद्र सहवाग का किस्सा हुआ जब उनको ओपन कराया गया, या रोहित शर्मा का किस्सा हुआ, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। इन सब खिलाड़ियों ने ना सिर्फ उस चुनौती को स्वीकार किया बल्कि उसमें एक नया माइलस्टोन रखा, वहां पर एक नया मील का पत्थर रखा। आप किसी से दुनिया में पूछ लीजिए कि गावस्कर के बाद सहवाग की क्या भूमिका है भारतीय क्रिकेट में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में, वो बताएगा आपको। ये सब एंटरटेनर्स हैं, ये क्राउड को लेकर आते हैं। वरना टेस्ट क्रिकेट तो वही था कि 5 दिन का खेल है, 5 दिन के खेल में भी रिजल्ट आना नहीं है, कहीं गलती से एक आध दिन बारिश हो गई तो फिर तो नहीं ही आना है। लेकिन क्रिस गेल, ब्रैंडन मैककुलम, वीरेंद्र सहवाग, इन सब खिलाड़ियों ने परिभाषा को बदल दिया। अब तो खैर आप देख ही रहे हैं, ब्रैंडन मैककुलम जिस टीम के कोच है वहां तो अलग ही किस्म का क्रिकेट हो रहा था, इंग्लैंड की टीम का बैस बॉल जिसको नाम दिया गया था। तो खेल है, फैंस की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ वैसा ही ओपनर्स का रोल भी है, वो किस्सा उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो फैंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट ही होता था, तो वनडे जो है ये क्या ये भी रिक्वायरमेंट थी मार्केट की, या लगा इनको कि चेंज करने की भी आवश्यकता है, टेस्ट से वनडे की तरफ हम आए? बिल्कुल, टेस्ट से वनडे मार्केट की रिक्वायरमेंट थी। वनडे ज्यादा फैसिनेटिंग था देखने में, कलरफुल ड्रेस थी, नतीजा निकलना ही निकलना था, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, समाज भी बदल रहा था, सिर्फ खेल नहीं बदल रहा था, बल्कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि चूंकि समाज बदल रहा था इसलिए खेल बदल रहा था। आज जो है जो T20 की लोकप्रियता है वो वनडे से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप एक 3-3.5 घंटे का एंटरटेनमेंट का विंडो है वो आपके लिए, जहां सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जहां मतलब एक्शन, इमोशन, ड्रामा, वो सब कुछ है। तो इसलिए शायद ये जो बदलाव हुआ टेस्ट से वनडे का आना, या फिर जब 2005 के आसपास T20 का आना, और अब तो आप देखिए दुनिया में 100 नाम की लीग भी होती है जहां सिर्फ 100 गेंदें फेंकी जाती हैं। तो खेल है, खेल की अपनी जरूरतें हैं, बाजार सबको चाहिए होता है, पैसा सबको चाहिए होता है। पैसा लगाने वाला जो वर्ग है, जो व्यक्ति है, वो भी चाहता है कि वो ऐसी जगहों पर पैसा लगाए जहां पर आई बॉल्स ज्यादा हो। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं एक्स कंपनी का विज्ञापन करना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे विज्ञापन को 70 लाख 80 लाख लोग स्टेडियम में देखें। तो वो क्राउड तो आईपीएल लेकर आ रहा है, वो क्राउड तो T20 लेकर आ रहा है, टेस्ट मैच में नहीं आ रहा है। मुझे याद है उन्होंने, सचिन तेंदुलकर ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था मोहाली में। स्टेडियम में इतने ही लोग थे कि अगर आपसे मैं कहता कि जरा नवीन जी 1 घंटे में गिन के आ जाइए कितने लोग हैं, तो आप गिन के आ जाते। तो नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम है। टेस्ट क्रिकेट में दर्शकों का उस तरह का वर्ग नहीं है, कम हुआ है कहना चाहिए, जो T20 में या वनडे में है। तो ये खेल की जरूरत है, बाजार की जरूरत है, खेल को चलाने वाले लोगों की जरूरत है, जो पैसा लगा रहे हैं उनकी जरूरत है। तो ये जरूरत का मामला है सारा। तो एक चीज मैं एक इंसिडेंट से पढ़ रहा था जिसमें कि टेस्ट क्रिकेट था और बारिश हुई, वो तो ये शुरुआत, जी, वो तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी। तो एक्सीडेंटली शुरू हुआ और वहां से ये आइडिया आया कि इसको किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बता दूं दर्शकों को कि जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि टेस्ट मैच में बारिश की वजह से 4 दिन का मैच दौड़ गया और आखिरी दिन जो है 1 ही दिन का मैच किया गया, जिसमें 1 ओवर में 8 गेंदें डाली गई। अच्छा, 8 गेंदें हमेशा सिर्फ उसी मैच का था या 8 गेंदें ही पड़ा करती उस दौर में जितना क्रिकेट खेला गया तब? जैसे पहले 60 ओवर का मैच होता था, अगर आप देखेंगे तो। जी। उसके बाद जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बदलावों की बात कर रहे थे ना, तो जैसे सब कुछ बदला वैसे वैसे नियम भी बदले गए ना, क्योंकि अब आप देखिए क्रिकेट जो है वो बल्लेबाजों का खेल प्राइमरली रह गया है। आप बताइए कितने दर्शक ऐसे हैं जो जाते हैं, कहते हैं कि साहब मैं स्विंग देखने आया हूं, मैं सीम देखने आया हूं, मैं बहुत अच्छी गुगली देखने आया हूं। देखने क्या जाते हैं लोग? चौके छक्के,
तो इसलिए क्रिकेट को थोड़ा सा बैट्समैन फ्रेंडली गेम बनाया गया, बल्लेबाजों को ज्यादा छूट दी गई, गेंदबाजों पे नियम कानून थोड़ा सा और सख्त किए गए, बाउंसर अब लिमिटेड फेंकनी है, सब कुछ जो है तय किया गया। तो वो खेल के जो नियम बदले वो सब जरूरतों के हिसाब से ही बदलते गए, ताकि जो कनेक्ट है फैंस के साथ उसका वो और मजबूत हो, वो और ज्यादा विस्तार पाए। अच्छा, 2020 का जो चेंजेस में 2020 आया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, लेकिन जितना मुझे ध्यान है जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके लेके थोड़ा सा विवाद था इसके फॉर्मेट को। फिर आईसीएल आया, आईसीएल को रोका गया, उसको बैन किया गया। फिर उसके बाद आईपीएल इंट्रोड्यूस होता है और आईपीएल को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति जो है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, देश में भी नहीं है वो। तो ये जो पूरा का पूरा आईसीएल टू आईपीएल की जर्नी और उसके बाद चीयर लीडर्स को लेके तो खैर हम लोगों ने नैतिकता के भी पाठ पढ़ा लिए। तो ये सारा क्या क्रिकेट में वो भ्रष्टाचार भी इक्वली इन्वॉल्व है? जब मैं आईपीएल वाला, स्पेशली आईसीएल बंद होने के बाद जब आईपीएल होता है तो ये उस तरह का है कि अच्छा तुम फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी, अब यहाँ पर मेरी फैक्ट्री तुम्हारे ही आइडिया पे खुलेगी। और उसमें जो है फिर पैसे का खेल, करप्शन का एक खेल आता है। तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर उस चीज़ को आपने, असल में ये जो घटना है वो घटना शुरू होती है 2004 में। जी, जी को मिलता है टेलीकास्ट राइट्स क्रिकेट का, और उस वक्त की जो दूसरी कंपनी होती है जो खेल के बड़े ब्रॉडकास्टर के तौर पर देखी जाती है, वो जाकर कोर्ट में गुहार लगाती है कि इनको ये राइट्स कैसे मिल गए, इनको ये राइट्स नहीं मिलने चाहिए थे, इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। वहां से लड़ाई शुरू होती है। उस लड़ाई के शुरू होने के बाद जो प्लानिंग थी, जो आईसीएल आपने कहा, वो प्लानिंग उस वक्त जो नैरेटिव था वो यही था कि वो आईसीएल बीसीसीआई के अधिकारियों को भरोसे में लेकर शुरू किया गया था कि हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको जो भी आपका हिस्सा बनता है प्रॉफिट का, मुनाफे का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और हम क्योंकि हमारे पास चैनल तो है ये दिखाने के लिए, हमारे पास कंटेंट नहीं है क्रिकेट का, हम ये क्रिकेट का कंटेंट हम क्रिएट कर लेंगे। और थोड़ी देर पहले आप याद कीजिए, मैं कहता क्रिकेट बहुत ताकतवर चीज है इस देश में, तो ये लड़ाई जो थी वो पैसे की जितनी थी उससे कहीं ज्यादा ताकत की थी। वहां से क्रिकेट का आईसीएल वर्जन शुरू होता है। आईसीएल एक सीजन होता है, अचानक बीसीसीआई में बैठे कुछ लोगों को, जो मतलब जैसे आपने ललित मोदी का जिक्र किया, उस वक्त निरंजन शाह भी बहुत एक्टिव थे, उस वक्त आईएस बिंद्रा बहुत एक्टिव थे। इन तीनों को लगता है कि ये आइडिया तो हमारे पास है ही, एग्जीक्यूट होते भी देख लिया है, तो हम उनको ही क्यों करने दें, हम खुद ही क्यों ना करें। चलिए साहब आप खुद करिए। फिर उसके बाद, अब ये मैं बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ। हाँ। फिर किसी ने कहा होगा कि साहब फिर हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो वो तो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। तो दूसरे ने कहा होगा कि हम नहीं करने देंगे उनको। तीसरे ने कहा होगा कैसे नहीं करने देंगे। तो पहले वाले ने कहा होगा हम अपने खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, वहां पे बैन कर देंगे। लो जी, अगले दिन 4 खिलाड़ी बैन हो गए। अब जब 4 खिलाड़ी बैन हो गए, और फिर हमेशा स्टार लगा के एक बात याद रखिएगा, क्रिकेट बहुत ताकतवर चीज है। अब मैं एक प्लेयर हूं, आईसीएल का एक सीजन खेलता हूं, मिलते हैं मुझे चलिए 5 करोड़ रुपए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल। लेकिन अगर मैं बैन कर दिया जाता हूं तो खत्म हो गया मैं। लेकिन अगर मैं इंडिया खेल रहा हूं और अगर मैंने 10 साल खेल लिया, तो मैं वो 5 करोड़ के 50 करोड़ बना के जाऊंगा। और ये रकम मतलब आप समझिए कि मैं बहुत मामूली बोल रहा हूं, ताकि गुणा गणित ना करना पड़े। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ। और आईपीएल को लेकर तो तमाम विवाद हुए भाई। शुरुआत में आप स्पॉट फिक्सिंग से लेके, वो हरभजन सिंह के थप्पड़ विवाद से लेके, बहुत सही बात आपने कही कि चीयर लीडर्स का जो पूरा विवाद था, फिर उसके बाद आईपीएल की लेट नाइट पार्टीज, और इन सब चीजों को अगर मैं हटा देते हैं, चलिए मैं खालिस क्रिकेट की बात करता हूं। ये विवाद तो अब भी एग्जिस्ट करता है ना, कि आपके प्लेयर्स जो हैं टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गए, या टेस्ट क्रिकेट में आप कमजोर हुए जी। और अभी पता चल जाएगा इंग्लैंड में आप जब जाएंगे। अभी पिछले साल न्यूजीलैंड ने आपको 3-0 से घर में हरा के चली गई। भारत के टेस्ट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि भारत 3-0 से घर में हार जाए। हारा भारत। 1 दशक के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आपके पास अब उस तरह के बैट्समैन नहीं है जिनको क्रिकेट की टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि फ्रंट फुट डिफेंस कर सके, जो चेतेश्वर पुजारा कर सकते थे, जो अजिंक्य रहाणे कर सकते थे। अब नहीं है आपके पास वैसे प्लेयर्स। तो उसका तो आप मतलब श्रेय कह लें या फिर उसकी वजह तो आप आईपीएल को मानेंगे ना, कि जहां पर जाते ही आपको पहली बॉल से मतलब कोई, आप ऋषभ पंत जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, आप देखिए आप हैरान रह जाएंगे। अभी उन्होंने जिस मैच में आखिरी शतक लगाया, एक शॉट उन्होंने ऐसा खेला जिसमें उनका एक हाथ हवा में था, एक पैर भी हवा में था।
तो वो शॉट टेस्ट क्रिकेट नहीं सिखा सकता। वो शॉट टेस्ट क्रिकेट में खेलना मतलब गुनाह माना जाएगा। तो ये तो बदलाव आए ही। अब लेकिन बड़ी चीज और भी है, क्या आप अब अगर अगला सवाल आप मुझसे ये पूछें कि आईपीएल बंद कर देना चाहिए, तो कैसे बंद कर देंगे आप? मतलब इस वक्त दुनिया में पैसा तो है ही है, पैसा के साथ साथ नवीन जी कोई भी खेल, सिर्फ क्रिकेट नहीं, अभी चलिए क्रिकेट को हटा देते हैं, क्रिकेट से नाराजगी की, कोई भी खेल आपके देश की पहचान होता है, कोई भी खेल है आपके देश की ताकत होता है। अरे भाई क्यों ओलंपिक कराया जाता है, क्यों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए इतने दावे करते हैं, इतने जाके चीजें होती हैं, या क्यों एशियन गेम्स के लिए इतना सर पटकते हैं? इसीलिए क्योंकि दुनिया के सामने आप अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये उदाहरण है, हम आसमान में ये कर सकते हैं, हम जमीन में ये कर सकते हैं, हम समुद्री रास्ते से ये कर सकते हैं, हम खेल में इतना बड़ा आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। तो दुनिया में खेलों के आयोजन हमेशा अपनी शक्ति को दिखाने का एक जरिया भी होते हैं। कितने देश हैं जहां पर आईपीएल जैसी कोई लीग हो रही है? और आईपीएल इस वक्त दुनिया में सिर्फ क्रिकेट की नहीं, जितनी तरह की लीग होती है खेलों की, उसमें एक इंपॉर्टेंट लीग है, पहली बात। दूसरी बात, हमें दिखते हैं सिर्फ विराट कोहली, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। अरे भाई उसका भी तो सोचिए, जो ग्राउंड्समैन है, जो अंपायर है, जो वहां मैनुअल स्कोर बोर्ड पे जाके स्कोर लगाता है, या स्कोरर जो मैनुअल स्कोरर करता है, जो बेचारे भूखे मर रहे होते थे, या बहुत हार्डली उनका घर चल रहा होता था, बड़ा मुश्किल से उनका घर चल रहा होता था, वो ग्राउंड्समैन जो बेचारे, कलकत्ता में कितने टेस्ट हुए साल भर में? बोले साहब 5। अच्छा, वनडे कितने हुए साहब? बोले 10। तो पैसे तो उसको उतने के ही मिलेंगे ना, वो कोई सरकार का एम्प्लॉय तो है नहीं कि हर महीने सैलरी पा रहा है। अब कम से कम उन लोगों की भी रोजी रोटी चल रही है। तो ये क्रिकेट, ये आईपीएल जो है वो सिर्फ उन चमकते दमकते स्टार्स का बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाता, ये कई लोग के घर की रोजी रोटी भी है। तो आप इसको तमाम कमियों के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि बंद हो जाए। अच्छा, आपने ओलंपिक की बात की तो मुझे उससे एक दूसरा सवाल खटका। क्रिकेट जो है जहां जहां खेला गया, जो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, जहां भी हम बात करते हैं, श्रीलंका, इंडिया, लगभग हर देश इंग्लैंड का उपनिवेश था, कभी उसका कब्जा था। गेम इतना, हमने ये भी बात की कि इजी है खेलने में और पॉपुलर गेम है, इसके बावजूद ये अभी भी दुनिया के उन अन्य देशों में नहीं पहुंच पाया। लेकिन अन्य देशों गेम हमारे यहाँ आ रहे हैं, टेनिस हम खेल रहे हैं, अब तो जेवलिन थ्रो में भी हम लोग ले आए, तो बहुत सारे गेम्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो ये क्या कारण रहा कि इतना लोकप्रिय गेम होते हुए भी ये अन्य देशों में स्प्रेड नहीं हो पाया, सिवाय उनके जहां इंग्लैंड का कब्जा था? शायद इसके प्रयास देर से शुरू हुए। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे आप, बहुत बड़ा ताजा उदाहरण है, पिछला T20 वर्ल्ड कप आपने यूएस में जाके कराया। क्यों साहब? इसीलिए ना कि उस खेल का विस्तार हो, उस खेल को आप ये जो मतलब 10-12 टेस्ट नेशन जी, 20 के करीब टीम जो वनडे, सारी टीमें मिला दें तो 30 के आसपास दुनिया भर में। जबकि आप सॉकर देख लीजिए, जबकि आप हॉकी देख लीजिए, जबकि आप टेनिस देख लीजिए, 100 टीमें खेल रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उस तरह से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था क्रिकेट का, वो देर से शुरू हुआ बाकी देशों में। और अपने यहां की बात करेंगे तो अपने यहां तो बाकी खेलों के आने के, जेवलिन थ्रो तब तक नहीं आता जब तक नीरज चोपड़ा नहीं होते, शूटिंग तब तक नहीं आता जब तक राज्यवर्धन राठौर नहीं होते। अभिनव बिंद्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल इसलिए जीता क्योंकि मुझे लगा कि राज्यवर्धन ने 2004 में सिल्वर जीता था ना। तो जिन खेलों में हम अपने आप को गिनते ही नहीं थे, हम जाते थे बस। एक समय पे हम लोगों ने शुरू किया था स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती थी। हालांकि वो होती है बड़ी चीज, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब मैं उसको कमतर नहीं कर रहा हूं। आपने अगर ओलंपिक क्वालिफाई किया और आप अगर एक ओलंपियन है, यकीन मानिए जिस व्यक्ति ने क्रिकेट के अलावा ओलंपिक कवर किया है, ओलंपिक को समझता है, वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करेगा। आपने जीता नहीं जीता ये तो बहुत दूर की बात है। मेरे सामने अगर कोई कहे कि नवीन जी ओलंपियन है, मैं खड़ा हो जाऊंगा अपनी जगह से, क्योंकि मुझे पता है ओलंपिक है क्या, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी ग्रैंडनेस क्या है। कहते हैं जैसे कि आसमान में जो है वो चांद, वो तारे कहीं जाते तो है नहीं, रहते तो आसमान में ही है, लेकिन सूरज की चमक के आगे सब दिखना बंद हो जाते हैं। तो ओलंपिक तो एकदम अलग दुनिया है नवीन जी। वो क्रिकेट नहीं है, वो हॉकी नहीं है, वो फुटबॉल नहीं है, वो दुनिया का कोई खेल नहीं है, वो ओलंपिक है। वो सूरज है खेलों का। जब वो निकलता है तो फिर सब कुछ धूमिल हो जाता है। अच्छा, चूंकि आज आपको जल्दी जाना है, सवाल तो बहुत है, तो मैं छोटे छोटे 2-3 सवाल कर लेता हूं। जरूर। एक तो शिखर धवन शानदार प्लेयर, रोहित शर्मा को तो खैर हम लोगों ने देखा ही कि शर्मा जी का बेटा वाला जो भी चल रहा है, बिल्कुल कहीं 200 ना कर दे। लेकिन जब ये दोनों साथ आते हैं ओपनर के तौर पे तो ये फेल हो जाते हैं।
लेकिन आपकी किताब में ओपनर्स की जो जोड़ी है वो अधिकतर सफल जोड़ियों की बात हो रही है। तो शिखर धवन और रोहित शर्मा का अगर एग्जाम्पल लिया जाए, सेपरेट अच्छे हैं, ओपनर साथ में खराब हैं, तो क्या ओपनर की जोड़ी बनाते टाइम भी किसी तरह के बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है? एक तो ऐसे खराब नहीं है दोनों की जोड़ी, अगर आप आंकड़े देखेंगे ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है दोनों ने। और दूसरी चीज, जैसे पति पत्नी के लिए कहते हैं ना कि बनाते नहीं ऊपर से बन के आती है जोड़ी, ओपनर्स पे भी मुझे लगता है वही रूल लगता है, लागू होता है। कोई भी कप्तान ये सोच के नहीं बना सकता कि हम ए और बी को अगर साथ में ओपनिंग करा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ए की क्वालिटीज को देखता है और बी की क्वालिटीज को देखता है, दोनों की क्या सकारात्मक बातें हैं, क्या उनकी ताकत है, क्या उनकी कमजोरी है, देखता है। फिर कहता है कि यार ये दोनों अगर साथ में खेलें तो हो सकता है अच्छा चल जाए। लेकिन मैदान में जाने के बाद गावस्कर या श्रीकांत बन जाना, या सहवाग और सचिन बन जाना, या डेसमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिच बन जाना, ये उन दोनों पर निर्भर करता है। शादी तो करा दी, शादी निभेगी कैसे? तो शादी निभाने के लिए कोई किताब तो है नहीं कि आप पढ़ लिया आपने कि हाँ ये वाली ऐसे ये फॉर्मूला लगेगा E = MC² और मेरी शादी जो है वो सक्सेसफुल है, ऐसा तो नहीं होता। आप निभाते हैं ना। इसको मैं संगीत से जोड़ता हूं। देखिए, जुगलबंदी होती है संगीत जी। जुगलबंदी को हमेशा कहा जाता है कि ये ना वो है अरेंज मैरिज है, इसमें थोड़ा बहुत बचा के बना के चलना पड़ता है। तो ओपनर्स भी जो है ना वो एक तरीके की जुगलबंदी है। आपको दूसरे की ताकत, हो सकता है दो ऐसे खिलाड़ी किसी टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हो जिसमें से एक बहुत तेज दौड़ता हो, दूसरा तेज ना दौड़ता हो उतना, तो हर तीसरे मैच में तो रन आउट हो जाएगा। लेकिन फिर आप अपने साथी की योग्यता को समझकर जब अपने आप को ढालते हैं, आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं और तबले वाले को आपने कहा कि मेरे साथ संगत करो, और तबले वाले के अंदर एक बार ये इच्छा जाग गई संगत करते करते कि ये बड़ा बांसुरी सुना रहे, मैं अपना तबला सुनाता हूं। फिर वो उसने लगाना शुरू किया, ठेका बजाना शुरू किया, तो पता चला थोड़ी देर में जो सामने बैठा वो यही नहीं समझ पा रहा है कि वो बांसुरी सुनने आया था या तबला सुनने आया था। तो वो जो सामंजस्य होता है, वो जो तालमेल होता है, वो जो 1 और 1 11 हम लोग कहते हैं ना कहावत में कि ये 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। तो वो जोड़ी बनाना कप्तान का काम जरूर है, लेकिन उस जोड़ी को निभाना उन दोनों पर निर्भर करता है। और जितनी कामयाब जोड़ियां हैं जो बाद में आखिरी चैप्टर में मैंने लिखा है, उसमें आप उठाकर देखिएगा कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के स्ट्रेस को कम करते थे। गंभीर और सहवाग जब ओपनिंग किया करते थे, तो बल्कि वीरू के एक इंटरव्यू में इसका जिक्र है, वीरू को लगता था कि नेगेटिव थॉट्स आते थे कि आउट हो गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, आउट हो गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, इसी डर के साथ जाते थे। उसका तोड़ कैसे निकाला उन्होंने? एक दिन गाना गाने लगे बैटिंग करते करते, और थोड़ी देर में समझ में आया कि जीवन के दिन छोटे से ही, हम भी बड़े दिल वाले, और सामने कोई भी गेंदबाज हो हमको नहीं फर्क पड़ने वाले, वो वाला मामला हो गया। फिर वो वही काम गौती करते थे। गौतम गंभीर आउट ऑफ फॉर्म हुए, वीरेंद्र सहवाग का बल्ला लेकर गए, क्योंकि उनको लगता था कि मैं अगर वीरू के बदले से रन करूंगा तो मतलब बैटिंग करूंगा तो रन्स बन जाएंगे। तो वो कितनी अच्छी आपकी फिर ट्यूनिंग हो जाती है। उससे ओपनर्स बना देना एक चीज है, ओपनिंग को निभाना अलग चीज है। और वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी होती है उन दो खिलाड़ियों पर जो जा रहे होते हैं, उनके अंदर कितनी भूख है अच्छा करने की, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए। वो फिर अब पूरे समीकरण को चेंज कर देती है। अच्छा, आपके पसंदीदा 1 और 1 11 जोड़ी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है मैं जाऊंगा सचिन तेंदुलकर के साथ जाऊंगा। मतलब सचिन तेंदुलकर मुझे मतलब वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एक बहस थी भी कि क्या विराट कोहली 100 शतक बना लेंगे, वो बहस भी अब खत्म हो चुकी है। यानी अब आप सोचकर देखिए, या अगर मैं कहूं कि मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी दूरबीन लाकर दे रहा हूं, उससे ढूंढिए और मुझे बता दीजिए कि कौन सा खिलाड़ी जो 100 शतक तक पहुंच सकता है। विराट ही थे जो शायद पहुंच जाते, मतलब वो भी ऐसा नहीं था कि पहुंच ही रहे थे। अब तो वो भी खत्म हो गया चैप्टर, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं, और मैं पर्सनली उनको वनडे में बहुत ज्यादा खेलता हुआ नहीं देख रहा हूं यहां से। तो सचिन तेंदुलकर कहां पर बैठे हुए हैं क्रिकेटर के तौर पर, वो तो दुनिया जानती है, लेकिन वो कितने कमाल के इंसान हैं वो हम लोग जैसे कुछ लोग जानते हैं जिन्होंने उनको कवर किया। तो जब भी मेरे सामने मेरे पर्सनल बेस्ट ओपनर की बात आएगी, वो सचिन ने जिसके साथ ओपनिंग की है, सचिन और वीरू की जोड़ी कमाल की जोड़ी होती थी। और क्या ट्यूनिंग थी दोनों में, क्या हंसी मजाक था, क्या मतलब जैसे होता है ना कि आप कुछ अच्छा करें और खुशी मुझे हो।
दुनिया कहती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में नहीं बनती थी, बड़े बड़े दोनों एक दूसरे के बड़े टसल थे, उसने उसको सोशल, एक तो ये सोशल मीडिया मतलब मेरी और आपकी दोस्ती का पैमाना अब इससे है कि सोशल मीडिया में आप मुझे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आपने जिस दिन गलती से भी मान लीजिए अनफॉलो का बटन दब गया, गलती से दबा था, अगले दिन ये खबर चल जाएगी कि नवीन जी और शिवेंद्र में लड़ाई हो गई है और उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। तो हमारी जिंदगी जब सोशल मीडिया में सिमट गई हो, उस दौर में मैं सोचता हूं कई बार कि ये जो विराट कोहली और रोहित शर्मा में एक मान लिया कि कोई लड़ाई है, मैं भी मान लेता हूं कि हाँ ठीक है, लेकिन आप मैदान के भीतर जहां पर आप रोहित शर्मा की पर्सनल लाइफ के लिए उनको पसंद करते हैं या उनकी क्रिकेटिंग लाइफ के लिए? क्रिकेटिंग लाइफ के लिए ना। विराट कोहली को आज हमने इतना बड़ा स्टार बनाया तो इसलिए कि बहुत सुंदर दिखते हैं या इसलिए कि वो मतलब उनके पास बहुत बड़ा सा घर है या बहुत बड़ा पैसा है? नहीं ना, इसलिए कि उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे रन्स किए हैं, टीम को बहुत सारे मैच जिताए हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखिए तो जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो मैं कह रहा था ना, आप कभी रोहित शर्मा का शतक बनते देखिए, उठा के कोई भी यूट्यूब पे जाइए और उठा के देख लीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा रोहित शर्मा 100। अगर उस मैच में ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली है और अगर आपको रोहित शर्मा के चेहरे की मुस्कान को मापने का कोई यंत्र आपके पास हो और विराट कोहली के चेहरे की मुस्कान को मापने का कोई यंत्र हो, एक आध इंच ज्यादा ही बड़ी मुस्कान होगी विराट कोहली के चेहरे पर, और वाइस वर्सा है। विराट कोहली किसी अचीवमेंट को हासिल करें, आप देखिए रोहित शर्मा के चेहरे पर क्या मुस्कान होती है। आप याद कीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल जहां दोनों हारते हैं, दोनों की आंख में आंसू, दोनों एक साथ जाते हैं अंदर। होगी लड़ाई, मैं मान लेता हूं, हो सकता है कुछ मतभेद होंगे बाहर, तो वो जो ट्यूनिंग थी ना इन तेंदुलकर की और सहवाग की, वो ट्यूनिंग थी और बड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली हम लोग को। मुझे लगता है जिस एरा में हमने क्रिकेट सबसे ज्यादा कवर की, जहां पर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जहीर खान, अनिल कुंबले, सारे ग्रेट्स, और मतलब वर्ल्ड में आप उधर चले जाइए तो ब्रायन लारा को कवर कर रहे हैं, इधर आ जाइए इंजमामुल हक को आप देख रहे हैं। तो जो क्रीम था ना क्रिकेट का, जो हर तरह से क्रीम था, मतलब वो खेलने में भी और इंसान के तौर पे, वो कवर करने का मौका मिला, तो इसलिए भी शायद ज्यादा मजा आता है। जब तेंदुलकर की बात आई तब ये सवाल नहीं था लिस्ट में, लेकिन आ ही गया। काम्बली हमेशा तेंदुलकर के साथ याद आते हैं, काम्बली के साथ क्या हुआ? काम्बली के साथ यही हुआ नवीन जी की छिलका दिखा तो उन्होंने कहा कि अब तो इस पे फिसलना पड़ेगा। विनोद काम्बली मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये इंटरव्यू अगर उनको कोई दिखाएगा और कहेगा कि शिवेंद्र ने आपके लिए ऐसा ऐसा कहा है, तो हो सकता है उनको दुख भी हो, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं कह रहा हूं तो आई मीन इट। लेकिन एक जिम्मेदार दोस्त होने के नाते मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिंदगी कई लोगों को ना एक दो मौके देती है, कई को तो एक भी नहीं देती। विनोद को जिंदगी ने दर्जनों मौके दिए, सुधर जाओ। विनोद सुधरने को तैयार नहीं थे। वो चाहे क्रिकेट की जब वो प्लेयर थे तब, और आज का हाल का जो अभी पिछले एक साल का प्रकरण चल रहा है उसमें आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। विनोद को टेलीविजन में लाने का श्रेय मुझे जाता है। 2007 के आसपास की बात है, 3 सीरीज थी और पहले जब किसी ने विनोद का नाम प्रपोज किया तो यह हुआ कि नहीं यार, नहीं बनती बात। लेकिन फिर पिच किया हम लोगों ने, नहीं बड़ा प्लेयर है सर, बड़ा प्लेयर है और उसका स्टाइल है अपना और ये है और वो है करके उनको लेकर आए हम लोग। लेकिन विनोद की आदतें, और ऐसा भी नहीं कि विनोद कोई खराब इंसान हो, वो उतना ही इमोशनल इंसान है। मेरी उंगलियों में चोट लग गई थी भी कुछ साल पहले, उनको पता चला, उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि क्या हो गया। तो विनोद मतलब गॉड नोज, मैं आज तक क्रैक ही नहीं कर पाया ये कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी बार अपना बुरा कर सकता है। आप एक बार अपना बुरा करेंगे, आपसे नवीन जी कहा जाए कि कार जो है ना नवीन, ये वाला रास्ता जो है थोड़ा सा ऐसा है, इस पे 100 से ऊपर मत चलाया करो। आप 120 पे चला रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, बच गए आप। अगली बार आप गए, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे कहा गया था 100 पे चलाना। आपने कहा नहीं यार, वो एक आध बार एक्सीडेंट होता है, वो कोई बात होती है, किसी के कहने से थोड़ी ना, मैं तो 120 ही चलूंगा। आप फिर गए 120 पे, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर बच गए आप, फिर आप उसी रास्ते पर पहुंचे, फिर आपने कहा नहीं मैं तो 120 ही चलाऊंगा, एक काम करता हूं अब 120 नहीं 130 चलाऊंगा। फिर लड़ गया, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर बच गया। तो गलतियां कहीं तो आप अपने, मैं 1 गलती 2 गलती 5 गलती 10 गलती, मेरा भी तो कोटा होगा ना, कितनी गलतियां करूंगा जीवन में। विनोद को जो भी व्यक्ति करीब से जानता है उससे आप पूछ लीजिए, विनोद की जिंदगी में गलतियों की जो संख्या है वो अनलिमिटेड है।
और ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब आप उनके वेलविशर हैं और अगर आप उनको कुछ समझा रहे हैं, वो सबसे पहले आपको ही कट ऑफ करते हैं। विनोद के एक बड़े अच्छे दोस्त थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनके रिश्तेदार भी थे। विनोद के जब अच्छे दिन आए, विनोद ने सबसे पहले उनको कट कर दिया। और विनोद जब अपने बुरे दिनों में थे अभी, तो सबसे पहले उस आदमी ने आके मदद की। मतलब मैं विनोद के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा क्रोध आता है। इतना बड़ा खिलाड़ी, आप सोचिए, रणजी ट्रॉफी डेब्यू, पहला बॉल 6, वेंगसरकर सामने बैटिंग कर रहे हैं। वेंगसरकर कह रहे क्या कर रहा है, रणजी ट्रॉफी है। विनोद कांबली ने कहा, तो आप सोच के देखिए, रमाकांत आचरेकर से जाकर विनोद कांबली ने कहा कि आप सचिन को 3 अलग अलग तरह की पिच पे बल्लेबाजी कराते हैं, मुझे तो नहीं कराते आप 3 अलग अलग पर, क्यों, आप उसको क्यों फेवर करते हैं? आचरेकर का जवाब पता है आपको? आचरेकर कहते हैं मैं फेवर नहीं करता, उसको जरूरत है, तुझे जरूरत ही नहीं है। तो एक इतना टैलेंटेड आदमी कैसे वेस्ट हुआ, मतलब कि, और वेस्ट भी थोड़ा मोड़ा नहीं। आप सोच कर देखिए, मैं नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम सब लोग जिम्मेदार लोग हैं मीडिया में रहते हुए। आप अपने इर्द गिर्द आईपीएल की कमेंट्री पैनल और उसके आसपास के लोगों को देखिए, आपको 10 ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिन्होंने, किसी ने 1 टेस्ट मैच खेला है, किसी ने 2 टेस्ट मैच खेला, किसी ने 4 टेस्ट मैच खेला, लेकिन वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी, अपने देखने सुनने वालों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने फैंस के लिए भी। ठीक है, विनोद ने तो फिर भी ठीक ठाक खेला था, बिल्कुल। और ऐसा नहीं था कि विनोद कांबली को कमेंट्री का मौका नहीं मिला था। वहां पर वो गए लाइव कमेंट्री में, वो एक अपशब्द बोल के चले आए, बैन कर दिया गया उनको। तो जिंदगी वही वाली बात है कि सब, अगर मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भगवान कहे कि शिवेंद्र कुमार सिंह को तो एक भी मौका नहीं दूंगा, लेकिन नवीन को ना 100 गलती माफ कर दूंगा। चलिए मान लेते हैं 100 माफ भी कर दिया, फिर 100 के बाद जब उन्होंने 100, तो आप ही को नहीं माफ करेगा ना भगवान। अगर कर्म कोई चीज है तो उसका हिसाब किताब तो सबका होगा। तो विनोद उस तरह के व्यक्तियों में से हैं। मतलब मेरी बड़ी मुझे बहुत अंदर से खराब लगता है जब मैं उनके बारे में कुछ इस तरह से बोलता हूं, लेकिन फैक्ट यही है कि वो अपनी हर चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। चाहे उनकी सेहत हो, चाहे उनका कमेंट्री पैनल से बाहर होना हो, चाहे उनके पास काम का ना होना हो, चाहे उनका जो, मतलब वो तस्वीर आप देख लीजिए जब सचिन तेंदुलकर गए उनसे मिलने, जो इतनी वायरल हुई, दोनों हम उम्र हैं लगभग। तो आप अपने आप के साथ कितना खिलवाड़ कर सकते हैं और कितनी बार खिलवाड़ कर सकते हैं, अगर इसका आपको कोई जीता जागता उदाहरण चाहिए तो गूगल पर डाल दीजिए विनोद कांबली। अच्छा, चलते चलते एक पॉजिटिव उसमें, इतना कुछ आपने कवर किया है, कोई एक रोचक किस्सा जो बिहाइंड द सीन हो जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? एक किस्सा कैसे शेयर करूंगा? तो अब इसलिए आपके लिए मुश्किल है चुनना कि ओपनिंग किस्सा कौन सा है। हम जिस चैनल के लिए काम करते थे ना, वहां पर एक शो बनता था, मैच के मुजरिम। तो उसमें हम लोग दरअसल तो हार के जो जिम्मेदार प्लेयर्स होते थे उनकी परफॉर्मेंस पर बात करते थे, लेकिन शो का नाम मैच के मुजरिम था। हालांकि मैं फिर बता देता हूं कि जब मैं उस चैनल में गया तो मैंने ज्वाइन करने के बाद वो शो बंद हो गया। स्टार न्यूज की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि वो बड़ा ब्रांडेड कंटेंट था और उसमें एक पक्ष होता था जो आरोप लगाता था खिलाड़ियों पर और एक पक्ष जो है उसको डिफेंड करता। सैयद किरमानी अधिकतर डिफेंड कर रहे होते थे। लेकिन उस शो की वजह से जब मैं क्रिकेटर्स के पास इंटरव्यू करने मांगने जाता था ना, तो मैं उनके लिए बड़ा बैड बॉय था कि बताओ इनके यहां तो मैच के मुजरिम चलता है। मुजरिम क्या होता है? आपका बच्चा हार के आता है तो आप कहते हैं कि तुम मुजरिम हो? नहीं ना। आपका बच्चा अगर कभी एग्जाम में फेल होकर आता है या कोई मैच हार कर आता है, आप कहते हैं कि मुजरिम है, मुजरिम हो तुम? नहीं कहते ना। तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो प्लेयर्स भी तो वो हारने नहीं गए थे, वो गए थे जीत, लेकिन हार गए। तो उस वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं बड़ा, और उससे पहले मैं आईसीएल में था, मतलब आईसीएल इन द सेंस कि मैं जी में था और जी की लीग थी आईसीएल को तो वैसे ही बीसीसीआई ने बैन किया हुआ था। मेरे लिए बड़ी चुनौती रही शुरुआत के 4-5 साल क्रिकेटर्स से बात करना। और मैं बीइंग इलाहाबादी और फिर बनारस, मतलब बनारस गांव, इलाहाबाद में पैदाइश, पढ़े लिखे सब इलाहाबाद से, तो वो शायद ब्लड में था कि नहीं, हार नहीं माननी। एक आध बार मन आया कि यार अच्छा बाकी चैनल्स के लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्लेयर्स, तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको इंटरव्यू क्यों नहीं मिला? अगर एक्स प्लेयर ने फला चैनल से बात की तो आपसे बात क्यों नहीं की? अब मैं समझाता रहूं कि सर वो बात नहीं करता, वो ये कहता है, वो कहता है, कोई मानने को तैयार नहीं।
तो मैंने ये सोचा कि किया क्या जाए, इसका तोड़ कैसे निकालें, ऐसा क्या कर दूं मैं कि अब सारा काम ठीक हो जाए। ये मौका बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो मुझे मिला ऑस्ट्रेलिया में। हम जिस होटल में ठहरे थे उसी होटल में इंडियन टीम ठहरी हुई थी, और चिट्ठी विट्ठी लिखने का जमाना जा चुका था। 2008 में 2008 के पहले ही आपने चिट्ठी लिखी होगी, वरना ईमेल पे दुनिया चल रही है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सचिन तेंदुलकर को एक चिट्ठी लिखूंगा। तो मैंने एक हिंदी में बढ़िया 1.5 पौने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी, और रिसेप्शन पे उसी होटल में रुका हुआ था, तो मेरा ये अधिकार था कि मैं रिसेप्शन पर जाकर मतलब कर सकता हूं कुछ भी। तो मैंने उनको वो लिफाफे में करके और दी कि भाई ये चिट्ठी जो है सचिन को डिलीवर करा दीजिएगा। सचिन मुझे जानते थे उससे पहले, ऐसा नहीं था कि जानते नहीं थे, मैसेज पे बातचीत होती थी। उसके अलावा 2004 का जो इंटरव्यू की शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे, पाकिस्तान का दौरा, वहां पर एक बहुत छोटा सा 40 सेकंड का एक हमने उनका इंटरव्यू भी किया था स्टेडियम से उतरते वक्त, लेकिन बहुत सिक्योरिटी एजेंसी बहुत ज्यादा थी, तो फिर मुझे हटा दिया गया था। तो ये सब जिक्र करते हुए मैंने वो एक चिट्ठी लिखी। अगले दिन ऐसे दौरों पर कपड़े भी खुद ही धोने होते हैं, जब कोई घर वाला तो जा नहीं रहा है साथ में कपड़े धोएगा, सारा काम खुद करना होता है। लंबा दौरा था, 84 दिन का। तो ये बात है एडिलेड की। हम लोग जो है, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के और मोबाइल में कुछ अपना ऐसे ऐसे देख रहा था। तब तक मेरे कैमरामैन का फोन आया, वो कुछ सामान लेने गए थे कि यहाँ ये नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है, ऐसा कुछ मैं उनको बता रहा था। उतनी देर में कॉल वेटिंग आ रहा था। जब मैंने फोन काटा उसके बाद देखा तो कॉल वेटिंग तो कट चुका था, वॉइस मैसेज आया हुआ था, हाय शिवेन, दिस इज सचिन, प्लीज कॉल मी एज एंड व्हेन यू आर फ्री। तो सचिन तेंदुलकर के लिए फ्री मतलब मैं फ्री, दुनिया फ्री हो जाएगी उनके लिए। तो तुरंत मैंने कॉल बैक किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने पूरी तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, और आपकी पूरी चिट्ठी पढ़ने का मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए कि मेरी परेशानी आपसे नहीं है, आपके यहाँ कवरेज का जो तरीका था और उसकी जो भाषा थी उससे मुझे तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि आप चिट्ठी में मुझे बता रहे हैं कि अब जो है वो बंद हो चुका है शो, मुझे देखने दीजिए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। और फिर इंडिया सीबी सीरीज जीत गई ऑस्ट्रेलिया में, और उस सीरीज में बेस्ट ऑफ 3 में दोनों फाइनल्स में सचिन तेंदुलकर ने बड़े जम के रन बनाए, एक में शतक लगाया और एक में 90s में किए। दोनों मैच में शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। तो एयरपोर्ट पे मुझे मिल गए, उसी फ्लाइट से मैं लौट रहा था जिससे टीम लौट रही थी, और मुझे ऑफिस से कहा गया कि देखिए किस किस तरह की चीजें होती हैं, सब्सक्राइबर्स के सामने भी आप पोल खुलवा रहे हैं हम लोग की। तो हमसे ये कहा गया कि तुमको बिजनेस क्लास का टिकट देंगे ऑफिस से, लेकिन कुछ ऐसा शूट कर देना जो हमारा एक्सक्लूसिव हो, जो किसी चैनल के पास ना हो। और पूरी फ्लाइट में सिर्फ 2 चैनल के रिपोर्टर्स जा रहे थे, एक मैं था और एक और चैनल के थे। अब मैं अपना पूरा दिमाग दौड़ा रहा हूं, क्या ऐसा कर दूंगा फ्लाइट में जो प्लेयर्स बात करते ही नहीं है, मतलब वो उस तरह से कैमरे में बात नहीं करते, बात करते हैं वैसे। तो मैंने सचिन से जाके कहा कि पाजी सिर्फ एक फेवर कर दो, इंटरव्यू तो आपने कहा है कि अभी आप नहीं करेंगे, मैं इंटरव्यू नहीं मांग रहा हूं आपसे, लेकिन मैं फ्लाइट में ना शूट करूंगा जब आप लोग बैठ जाएंगे, ठीक है? और आप क्या देख रहे हैं, सामने जो इंटरटेनमेंट की स्क्रीन है उस पर क्या चल रहा है, आप क्या खाना ऑर्डर कर रहे हैं, मैं एक ऐसी स्टोरी करूंगा कि टीम जीतने के बाद जो है वो फ्लाइट में मौज मस्ती कैसी थी, कैसा माहौल था। लेकिन मैं किसी और से शूट करना शुरू करूंगा तो वो मुझे मना कर देगा। मैं चाहता हूं मैं आपसे शूट करना शुरू करूं ताकि फिर मुझे कोई मना ना करे। भाई जिसको सचिन ने नहीं मना किया तो फिर कोई नहीं मना करेगा। भाई आपके ऐसे समझ लीजिए कि आपके बड़े भाई ने अगर किसी को अपने घर बुला के चाय पिला दी तो आप वो आएगा तो आप भी उसको चाय पिलाएंगे, आप उसको भगाएंगे नहीं अपने घर से। तो सचिन हंसने लगे, कहते मैं समझ रहा हूं तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन फिर भी सचिन मान गए। और सचिन ने फिर बहुत अच्छे से पूरा प्रॉपर शूट कराया, मतलब वो चक दे इंडिया फिल्म उन्होंने लगा ली, तो चक दे इंडिया फिल्म हम लोगों ने शूट की पूरा, फिर बाकायदा उन्होंने मेन्यू खोला, और फिर हमने वो पूरा बिजनेस क्लास का जितना फ्लाइट का एरिया था जिसमें प्रवीण कुमार थे। अच्छा, प्रवीण कुमार यूपी के प्लेयर है तो वो मुझे पहले से जानते भी थे, उनसे मित्रता भी थी। तो कुछ प्लेयर्स जिनसे मित्रता थी और जो डर के मारे बात नहीं करते थे कि पाजी बात नहीं करते या सीनियर प्लेयर्स बात नहीं करते, उन्होंने जब देखा कि नहीं ये सब घुल मिल गए हैं इनसे, तो वो फिर बड़ा 7-8 मिनट का हमने, धोनी थे उसमें, धोनी उस वक्त कैप्टन थे बल्कि धोनी, तो बड़ा अच्छा शूट किया। लेकिन फैक्ट, और वो स्टोरी एक्सक्लूसिव हमारे यहाँ बड़ी मतलब अच्छे खासे नंबर्स लेकर आई, खूब चली भी, कई बुलेटिन्स में चली वो स्टोरी। लेकिन कैसे सचिन तेंदुलकर का किसी को हाँ कह देना किसी भी चीज के लिए, वो सिर्फ सचिन का हाँ नहीं होता, वो दरअसल पूरी टीम का हाँ हो जाता है। ये उस दिन मुझे समझ में आया। हालांकि बाद में फिर मुझे सचिन के इंटरव्यूज करने के मौके मिले, और अपने चैनल के लिए पहला मैं रिपोर्टर था जिसने सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू किया। बहुत सारी खबरें ब्रेक करने का मौका मिला, और इस किताब के लिए जब मैंने उनसे कहा कि आप इसका फॉरवर्ड लिखें तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कभी इस तरह से ओपनर्स को लेकर स्पेसिफिक बातचीत हुई नहीं है, तो बिल्कुल आप करिए। उन्होंने मुझे विशेष दी, और फिर जो दूसरे
बड़े महान ओपनर्स हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था इंटरव्यू के, गावस्कर ने, तो सनी सर ने इसके लिए मुझे विशेष भेजी। तो शायद इन दोनों की, सचिन के विशेष, गावस्कर की ब्लेसिंग्स, किताब भी अच्छा कर रही है और आप जैसे लोग मुझे बुलाकर किताब पर बातचीत कर रहे हैं, तो बस सब कुछ अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि बहुत मज़ेदार किताब है। अगर क्रिकेट में आपको रुचि है तो किस्से बताए हुए हैं, उन किस्सों के साथ ओपनर्स के किस्से हैं। जागरण के बेस्ट सेलर में भी थी। जागरण बेस्ट सेलर में भी है। तो ये किताब जो है दैनिक जागरण बेस्ट सेलर में भी आई है, तो किताब पढ़ें। पेंगुइन स्वदेश से किताब आई हुई है और उसकी कीमत है 299 रुपये। तो किताब जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर ये किताब आपको मिलेगी, पढ़िए ज़रूर। और ये बातचीत अच्छी लगे तो अच्छी बातचीत को अपने पास नहीं रखते हैं, उसको शेयर करते हैं। ये जो व्हाट्सएप है इस पर क्या फालतू की रील फॉरवर्ड करते हो, ये वीडियो को शेयर करिएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।